वेलकम बैक डियर ऑल एस्पिरेंट्स। आज हम देखेंगे इसमें सॉइल मृदा चैप्टर नंबर 6 जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट किताब हमारी चल रही है उसके बारे में, क्लास 11th की ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के बारे में सोचा है जो धरातल पर वृक्षों, घास, फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण करता है? तो जो आपका ग्रास है, ठीक, जो आपकी क्रॉप्स हैं या जीवन में लाइफ में जो अनेक रूपों में पोषण प्राप्त हमें करता है, तो वो है मिट्टी। ठीक, उसके बारे में आज हम बात चलेगी। क्या कोई मिट्टी के बिना घास का तिनका भी उग सकता है? यद्यपि जलीय प्रकृति के पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं, परंतु क्या वे जल के द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते? आप अनुभव कर सकते हैं कि मृदा भूप्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो जो जलीय जीव हैं वो भी मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और जो ये भूप्रकृति है ये सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। यह एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा अधिकतर भोजन और वस्त्र मिट्टी में उगने वाली भूमि आधारित फसलों से प्राप्त होता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं, उसका विकास हजारों वर्षों में होता है। तो जो आज हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मिट्टी आज ही थी। ये मिट्टी हजारों वर्षों की जो प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के तहत आज ये मिट्टी हमें देखने को मिल रही है। अपक्षय और क्रमण के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। मृदा शैल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है, जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अब जो मिट्टी का जो फॉर्मेशन है, सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी का बनना, तो मिट्टी का बनना जो है उसके लिए क्या-क्या कारक जिम्मेदार होंगे? पहला इसमें है उच्चावच, दूसरा कारक है जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव, रूप और समय। तो ये सभी चीज़ें, उच्चावच जो है आपका ज़मीन ऊँची है या नीची है, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, गहरी है। अगला है आपका जनक सामग्री, जो मिट्टी को जो बेसिक जो मिट्टी बन रही है, वो कौन से पदार्थों से बन रही है। इसके अंतर्गत क्लाइमेट कितना ज़िम्मेदार रहता है। वनस्पतियाँ भी बहुत हद तक ज़िम्मेदार हैं और अन्य जीव-जंतु भी इसमें ज़िम्मेदार रहते हैं। इनके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। मृदा के घटक खनिज, कण, हुमस, जल तथा वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वानस्पतिक मृदा मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ मृदाओं में इनमें से एक या अधिक घटक कम मात्रा में होता है, जबकि कुछ अन्य मृदाओं में इन घटकों का संयोजन विभिन्न प्रकार का पाया जाता है। क्या आपने वन महोत्सव मनाते समय अपने स्कूल के मैदान में वृक्ष लगाने के लिए कभी गड्ढा खोदा है? तो ज़रूर आपने खोदा होगा। क्या इस गड्ढे में मिट्टी की परतें समरूप थीं अथवा इसमें शीर्ष से तली तक मृदा के रंग अलग-अलग थे? तो जब हम गड्ढा खोदते हैं तो हमें क्या एक ही तरीके की मिट्टी दिखाई देती है? मिट्टी की अलग-अलग परतें वहाँ पर देखने को मिलती हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदें और मृदा को देखें, तो वहाँ पर हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती हैं, जिन्हें संस्तर कहा जाता है। क पहली परत है। संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है, जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों तथा जल के संयोग होता है। जल से संयोग होता है। दूसरा ख संस्तर, क संस्तर तथा ग संस्तर के बीच संक्रमण खंड होता है, जिसे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं, तथापि खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। ग संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होती है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है। अंततः ऊपर की 2 परतें इससे इसी से बनती हैं। परतों की इस व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इन 3 संस्तरों
के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है। मृदा, जिसका एक जटिल अथवा भिन्न अस्तित्व है, सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रही है। इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। मृदा का वर्गीकरण इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास है। ठीक, तो 3 लेयर्स हमने अभी देख ली हैं। मृदा का वर्गीकरण हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ सॉइल। मृदा में भिन्न-भिन्न प्रकार के उच्चावच, भू-आकृति, जलवायु, परिमंडल तथा वनस्पति पाई जाती है। इन्होंने भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियों के विकास में योगदान दिया है। प्राचीन काल में मृदा 2 मुख्य वर्गों में बाँटा जाता था, उर्वरक और उपजाऊ थी, ऊसर और अनुर्वरक थी। 16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण उनकी सहज विशेषताओं तथा बाह्य लक्षणों जैसे गठन, रंग, भूमि का ढाल और मिट्टी में नमी की मात्रा के आधार पर किया गया था। गठन के आधार पर मृदाओं के मुख्य प्रकार थे बलुई, मृ मृणमय, पांशु, दोमट इत्यादि। रंग के आधार पर वे लाल, पीली और काली इत्यादि थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संस्थानों द्वारा मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। सन 1956 में स्थापित भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदाओं के व्यापक अध्यापन किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान ने भारत की मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए। मृदा के अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के लिए ICAR ने भारतीय मृदाओं को उनकी उनकी प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया। यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA द्वारा मृदा वर्गीकरण पर आधारित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ मृदाओं के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। ICAR ने USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित क्रम में वर्गीकृत किया है। तो ये है क्रम और ये क्षेत्र कितने हेक्टेयर में है और ये परसेंट। इंसेप्टिसोल्स, तो ये इतने हेक्टेयर में है और 39% में। एंटीसोल्स है 28%, एल्फीसोल्स है 13, वर्टिसोल्स है 8% में, एरिडीसोल्स है 4% में, अल्टीसोल्स है 2% में और मॉलिसोल्स है 0.40 में और अन्य है 2.92% में। टोटल 100 हो गया। तो आगे को बढ़ते हैं। उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पिटमय मिट्टी और वन मृदा। तो पहला हम देखेंगे एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान या उत्तर भारत के मैदान, क्योंकि हम इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं कि आपका भारतीय जो आपका भौतिक पर्यावरण, तो उसके बारे में भारत के ही मिट्टियाँ और भारत का ही फिजिकल इन्वायरमेंट में देखना पड़ेगा। तो जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान या उत्तर भारत के मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर ढके हुए हैं। 40% भाग इसी मिट्टी से ढका हुआ है। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदान में फैली मिलती हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। जलोढ़
मृदाएं गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती हैं। सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नया जलोढ़क है, जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देता है। बांगर पुराना जलोढ़क होता है जिसका जमाव बाढ़ग्रस्त मैदान से दूर होता है। खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियमी संग्रंथन अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। निम्न तथा मध्यम गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में मृदाएं अधिक दुमटी और मृणमय हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनमें बालू की मात्रा घटती जाती है। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर करता है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। तो जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है और ये उत्तरी गंगा यमुना के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान में देखने को मिलता है। और इसमें ये रहता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं भारत में, तो वहां पर ये मिट्टी कम बलुई मिट्टी होने लग जाती है। अगली है ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। इसे भी देख लेते हैं। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों की दक्कन के पठार के ऊपर उत्तर पश्चिमी भाग में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। इन मृदाओं को रेगर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं मृण्मय, गहरी और अपारगम्य होती हैं। ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं। सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि कि जैसे इसमें स्वतः जुताई हो रही हो। तो काली मिट्टी में कई बार जब ये सूख जाती हैं और इसमें कई बार लिपलिपी हो जाती हैं, कई बार सिकुड़ जाती हैं, तो इसमें ये लगता है कि इसमें नेचुरली हम लोगों ने जुताई कर ली है। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मिट्टी में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। शुष्क ऋतु में काली मिट्टी तो ऐसी दिखती है, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल हम्म इसके कारण फसलों को, विशेष रूप में वर्षाधीन फसलों को, शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है और वे फलती फूलती रहती हैं। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लोहे, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम के तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें पोटास की मात्रा भी बहुत पाई जाती है, लेकिन इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का रंग गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच की विभिन्न आभाओं का होता है। अगला है लाल और पीली मिट्टी। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के गिरिपद क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दुमटी मृदा पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती हैं।
इस मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। जलयोजित होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ती है। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वरक होती हैं। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमियों की मृदाएं अनुर्वरक होती हैं। इनमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अगला है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लेटेराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निस्यालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निस्यालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमीनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप लेटेराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त हैं। मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदाओं का प्रयोग ईंटें बनाने के लिए किया जाता है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लेटराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, आज हम इसी को देखेंगे। एक बार मैप देख लेते हैं। ये मैप हम लोगों ने छोड़ दिया था। तो ये है भारत में मिट्टी के प्रकार और उसके ऊपर बना हुआ एक मानचित्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं वन मृदा जो आपका उत्तर भारत में देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है, सिक्किम का कुछ हिस्सा है। तो यहाँ पर वन मृदा। जलोढ़ मिट्टी ये गंगा यमुना का मैदान है। ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यहाँ पर देखने को मिल रही है। लाल मिट्टी ये एमपी छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है। ये कर्नाटक वाला हिस्सा है, तमिलनाडु वाले हिस्से में। काली मिट्टी आप देख सकते हैं, ये आपका जो महाराष्ट्र और एमपी वाला कुछ हिस्सा है वहाँ पर। लेटराइट मिट्टी यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ केरल का तटीय क्षेत्र है यहाँ पर है, और ये हिस्सा है, और यहाँ पर ये है। और शुष्क मृदा ये राजस्थान वाले क्षेत्र में आप देख सकते हैं कुछ हद तक। यहाँ पर भी आपको ये ना नहीं, ये नहीं है, राजस्थान वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल रही है। तो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।